इतिहास एक ऐसा विषय जो इंसान के विकास क्रम को बतलाता है। इतिहास को हम कुल मिलाकर तीन भागों में बांटते हैं: प्राचीन, मध्यकालीन एवं आधुनिक युग। यहाँ हम बात मध्यकालीन युग की करेंगे, जिसमें यूरोप और एशिया में समाज की क्या अवस्था थी। एशिया में भी, खासकर हिंदुस्तान में उस समय समाज की क्या घटनाएं जारी थीं, क्या औरतों की स्थिति थी, इस्लाम का विस्तार किस तरह अपने पांव पसार रहा था, और यूरोप में फ्यूडल सिस्टम किस तरह आम लोगों को परेशानियां दे रहा था। ये सभी घटनाओं की चर्चा हम अलग अलग स्टेज के आधार पर इस वीडियो में करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। बढ़ते हैं इस क्रम में आगे की ओर। यूरोपियन सोसाइटी या यूरोपियन समाज। मेडाइवल पीरियड के दौरान यूरोपियन सोसाइटी कुल 3 क्लासेस में बटी हुई थी। पहली क्लास क्लर्जी कहलाती थी, दूसरी फ्यूडल लॉर्ड्स और तीसरी कॉमन पीपल। और इन तीनों ही क्लासेस में सबसे खास बात जो थी वो ये थी कि ये तीनों ही क्लास अपनी अपनी अवस्था में, अपने अपने अधिकार क्षेत्र में पूरी तरह से संतुष्ट थी। उनका ऐसा मानना था कि भगवान ने उन्हें किसी खास क्वालिटी के कारण या उनके अंदर जो क्वालिटी समाहित है उसके आधार पर ही उनको इन अलग अलग क्लासों में जन्म दिया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इन तीनों वर्गों में से सबसे पहला वर्ग जो सबसे अव्वल भी माना गया, वो वर्ग था क्लर्जी। क्लर्जी जिनका स्थान समाज में सबसे ऊंचा था। उनका काम चर्च की देखभाल करना, भगवान की देखभाल करना और चर्च से निकाले गए आदेशों का ध्यान रखना। इसके अलावा उनका जो प्रभाव था वो पूरे यूरोपियन समाज में सबसे ऊपर था। उनके कहे अनुसार ही पूरा समाज संचालित होता था। उनके आदेशों की अनुपालना करना सभी लोगों का परम कर्तव्य था। क्लर्जी भी 2 प्रकार के थे, बड़े और छोटे। बड़े क्लर्जी अक्सर शहरों में रहते हुए बड़े कैथेड्रल या चर्च की देखभाल में लगे रहते थे, जबकि छोटे क्लर्जीज वो होते थे जो प्रारंभिक दौर में अपने बचपन में बड़े क्लर्जी के अधीन रहते हुए काम किया करते थे, उनके ऑड वर्क्स किया करते थे। जब फ्यूडल लॉर्ड्स द्वारा किसी रूरल इलाके या फिर छोटे इलाके में कोई चर्च का निर्माण किया जाता तो उन चर्चों की देखभाल के लिए इन्हीं प्रकार के जूनियर क्लर्जीज को वहां अपॉइंट किया जाता था, जिनका अपॉइंटमेंट बिशप के द्वारा किया जाता था। अगर बात चर्च के इनकम की करें तो ये इनकम इनको फ्यूडल लॉर्ड्स द्वारा दी गई बड़ी भूमि जो चर्च को दान में दी जाती थी उससे आने वाली आय से होता था, और साथ ही जो वहाँ के वासिंदे हुआ करते थे, रहने वाले लोग थे, विलेजर्स थे, वो अपनी आय का 10% चर्च को दान के रूप में दिया करते थे। इस पूरी इनकम का उपयोग क्लर्जीज के द्वारा ही किया जाता था, इसलिए क्लर्जीज की लाइफ स्टाइल उस ज़माने में अन्य लोगों की तुलना में या अन्य तबके के लोगों की तुलना में बहुत ही एडवांस थी। अगर बात लाइफ स्टाइल की करें तो बड़े क्लर्जीज की जो जीवन शैली होती थी वो बहुत ही उत्कृष्ट होती थी, बहुत ही बेहतरीन होती थी। उनके पोशाक भी बहुत ही अनूठे और काफ़ी महंगे हुआ करते थे। कैथेड्रल के पास ही बड़े आलीशान महल में इनका निवास होता था। ये लोग काफ़ी महंगे आभूषणों का उपयोग करते थे साज सज्जा के लिए, और इनके पास अपने घोड़े भी हुआ करते थे कहीं भी आने जाने के लिए। लेकिन छोटे क्लर्जीज को इतनी सुविधाएं नहीं मिल पाती। वैसे तो इनका जीवन कृषक वर्ग की तरह ही होता था और उनके साथ ही ये काम किया करते थे, लेकिन खास करके जब किसी की जन्म की बारी हो या फिर शादी हो या किसी की मृत्यु हो जाए तो ऐसे संस्कारों में इनकी उपस्थिति बिल्कुल अनिवार्य मानी जाती थी। इस काल में कुछ ऐसे क्लर्जीज के बारे में भी जानकारी मिलती है जिन लोगों ने किसी कैथेड्रल में रेंट के आधार पे काम किया हो, यानी कैथेड्रल को रेंट के रूप में लेकर के और वहाँ पे अपनी जिम्मेदारियां निभाई हो। ऐसे भी उदाहरण मिलते हैं जिनमें से चर्च के जो यूटेंसिल्स होते थे उनको भी चुराए जाने का प्रमाण मिलता है। एक और महत्वपूर्ण बात जो शामिल की जानी है वो है कैथेड्रल बेल की। इसे लोगों को चर्च में प्रेयर के लिए बुलाने हेतु बजाया जाता था। साथ ही इसे किसी खास खतरे की सूचना देने के लिए भी बजाया जाता था। ऐसा लोगों का मानना था कि जब ये बेल बजती है तो यह इतनी पवित्र ध्वनि निकालती है जिससे आने वाली जो परेशानियां हैं, जैसे आंधी तूफान
या फिर भूत पिशाचों, इन सब को इस ध्वनि से दूर रखा जा सकता है। आइए अब जानते हैं समाज के दूसरे तबके यानी फ्यूडल क्लास के बारे में। यह एक रूलिंग क्लास थी जो आम जनता पे अपना शासन संचालन चलाया करती थी। संपूर्ण जमीन पर इनका ही अधिकार होता था, जो इनको राजा के द्वारा दिया जाता था, और इनका मुख्य कार्य जो था वो आम जनता को सुरक्षा और न्याय प्रदान करना था। इन सभी के पास हैसियत के हिसाब से अपनी एक सेना होती थी, जो युद्ध के समय राजा को सहायता प्रदान करने के लिए होती थी, या फिर इनके जो ऑनर होते थे उनको सेवा प्रदान करने के लिए होती थी। वैसे तो फ्यूडल लॉर्ड्स के कई सब क्लासेस थे, पर मुख्यतः दो लोगों की ही चर्चाएं सामने देखने को मिलती है, जिनमें पहला वो ऑनर होते थे जिनके पास हजारों एकड़ जमीन होती थी, जिन्हें काउंट्स या फिर लॉर्ड कहते थे। दूसरे वे लोग थे जिनके पास सैकड़ों एकड़ जमीन हुआ करती थी, इन्हें फिफ या फिर मैनर कहा करते थे। वास्तव में जमीन का संपूर्ण मालिकाना हक राजा के पास होता था, जहां से वो बड़े फ्यूडिटरीज को बांट दिया करते थे, और उसके बाद अगले तबके और अगले तबके में बराबर बराबर ये जमीन बांट दी जाती थी, और हर कोई फ्यूडल लॉर्ड के नाम से ही जाना जाता था। अगर बात शिक्षा की करें तो इन्हें बचपन से ही युद्ध कला, शिकार खेलना, हॉर्स राइडिंग करना, शारीरिक मजबूती, तुरंत निर्णय लेने की क्षमता, आदेश देने की कला और आज्ञाकारिता, ये सभी चीज़ों पे इनको वर्क कराया जाता था, और इनका ज्ञान ही इनके अंदर संचारित किया जाता था, भरा जाता था, ताकि आने वाले समय में ये एक कुशल प्रशासक बन सके। अगर बात इनके जीवन शैली की करें तो ये लोग बहुत बड़े राजमहल में रहा करते थे, जो किले से घिरा हुआ रहता था। इसके अलावा ये महंगे कपड़े और गहने का उपयोग किया करते थे। ये लोग अपने पास दर्जनों नौकर चाकर और सुरक्षा बल रखा करते थे। इंटरटेनमेंट के लिए ये लोग म्यूजिक और डांस ज़्यादा पसंद करते थे, और पत्नी को गुस्से में मारना और नौकरों को जान से मार देना, ये इनके जीवन का एक तरीका था। आइए अब जानते हैं समाज के तीसरे तबके के बारे में, जो थे कॉमन पीपल, जिनका काम ऊपर के दोनों तबकों के लोगों के लिए कृषि करना या फिर उनके लिए काम करना ही इनका मुख्य व्यवसाय या पेशा था। इनकी जिंदगी लगभग पूरी तरह से एक गुलाम की जिंदगी थी, जिन्हें अपने बच्चों की शादी ब्याह के लिए भी अपने मालिक से परमिशन लेना पड़ता था। समाज में एक छोटी संख्या ऐसे किसानों की भी थी जिनके पास अपनी जमीन हुआ करती थी। इन्हें इंडिपेंडेंट पीजेंट्स या स्वतंत्र कृषक कहा करते थे। कृषक मजदूर अपने मालिक की जमीन से बंधे होते थे। मालिक के बदल जाने पर भी वो दूसरे मालिक के अधीन होकर उसी जमीन से जुड़े रहते थे। उस जमीन को वो छोड़ नहीं सकते थे, क्योंकि ऐसा करना इलीगल माना जाता था। ऐसे कृषकों को विलेन कहा जाता था। वीडियो के इस भाग को यही समाप्त किया जाता है। यूरोपियन इतिहास के मध्यकालीन युग के बाकी के भाग हम अगले वीडियो में देखेंगे। साथ ही उस वीडियो में हम हिंदुस्तान के मध्यकालीन युग की बातें भी करेंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं, और आपके जहन में अगर कोई सवाल हो जो मेरे इस वीडियो में बाकी रह गई हो तो उसे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर मेंशन करें। धन्यवाद।